भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगीज आता है। वास्तव में यूरोप से व्यापारी बहुत दिनों तक इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में बहुत सारे व्यापार चल रहे हैं, बहुत सारे व्यापार होते आ रहे थे, परंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण वह व्यापार ठप पड़ गए। इसका मूल कारण हम पीछे भी बताए हैं और फिर बताते हैं कि अरब में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे और इस क्षेत्र में आने से डरते थे। तो वैकल्पिक व्यवस्था में सबसे पहले अरब में अफ्रीका महाद्वीप का एक शहर है, दक्षिण अफ्रीका का शहर है केप टाउन। तो केप ऑफ गुड होप जिसको कहा जाता है, इसकी खोज 1487 में वार्थोलोम्यू ने किया था। इसने बताया कि यहाँ तक जाया जा सकता है और यहाँ के बाद इंडिया जाया जा सकता है, जो कि इंडिया इधर है। तो इस ख्याल से वास्को डी गामा ने सबसे पहले सी रूट को खोजा। भारत की खोज नहीं की, उसने भारत में आने वाले सी रूट को यूरोप से वास्को डी गामा ने खोजा और लगभग 11th मंथ 11 महीने से थोड़े कम इसे आने में लगा। इसने अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात का एक व्यापारी था और इसके जहाज का पायलट था, उसके सहयोग से 1498 में मई 1498 में वह भारत आया और उस समय ये कालीकट तट पे पहुंचा, जहां स्थानीय राजा जमोरिन का शासन था। जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा के स्वागत किए जाने पर वहां के मुसलमान नाराज थे। उन्हें ऐसा डर था कि सारे व्यापार पर जो मेरा एकाधिकार है, उस एकाधिकार को पुर्तगाली या यूरोपियन कब्जे में ले लेंगे। वास्को डी गामा यहां से जो भी स्पाइसेस लेकर गया उसे 60 गुना रकम में बेचा। इतना अधिक मुनाफा देखते हुए यूरोपीय लोग भारत के तरफ आकर्षित हुए और यही कारण है कि न केवल अंग्रेज बल्कि डच, फ्रांसीसी भी इसी तरह से व्यापार के लिए आगे आए। फिर पेड्रो अल्वारेज कार्वेल 1500 ईस्वी में आया और इसने अपना टारगेट स्पाइस को बनाया। दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कहा जाता है कि इसी ने भारत में व्यापार की नींव रखी, साम्राज्य की नींव इसके बाद आने वाला अल्बुकर्क ने किया, लेकिन व्यापार की नींव इसी ने रखा। 1501 में फिर से वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, जो 1502 में ये पहुंचा और इन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह भारतीय मसालों पर एकाधिकार किया जाए और इस उद्देश्य से भारतीय क्षेत्रों को, ये कोस्टल एरिया को कब्जा करने लगे ताकि यहां से न केवल यूरोप बल्कि अरब देशों में मसालों पर एकाधिकार बना रहे। यह काम ये अल्मीडा द्वारा किया गया और अल्मीडा ने बहुत चालाकी से एक ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की, जिसे कार्टेज के नाम से जाना जाता है और इसने अपने क्षेत्र को एस्तादो द इंडिसेस, फ्रेंच भाषा में कहा जाता है, और इस क्षेत्र में आने जाने वाले जितने जहाज हैं, एक पुर्तगाली लेख में बताया गया है कि अल्मीडा बहुत बड़ा कुर्बानी दिए, लगभग 100 छोटे मोटे जहाजों को आग लगा दिए जो कि अरब के व्यापारियों के थे और इस प्रकार
भारत के पश्चिमी क्षेत्र, कोस्टल क्षेत्र पर, बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने अधिकार जमा लिया और इधर से आने वाली जितने जहाजें थी उन सारे जहाजों से यह कार्टेज नामक टैक्स वसूलता था और टैक्स वसूलने से यह पूरी तरह ये कन्फर्म हो गया कि इस क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन है। और यही कारण है कि उस समय मजबूत मुगल राजा, यहाँ तक कि अकबर से लेकर शाहजहां तक यह कार्टेज टैक्स दिया इन लोगों ने। यहाँ तक कि इनके बाद आने वाले यूरोपीय व्यापारियों ने भी इन पुर्तगालियों को कार्टेज टैक्स दिया। इसके बाद अल्मीडा के बाद आने वाले प्रमुख गवर्नर, देखिए पुर्तगाली अब तक एक व्यापारी थे। उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि यहां पे किसी भी प्रकार के साम्राज्य स्थापित करने को मौका मिलेगा। वास्तव में उनकी संघर्ष की स्थिति न केवल व्यापारियों से थी, बल्कि यहाँ के स्थानीय व्यापारी और मुस्लिम व्यापारी उन्हें काफी परेशान करते थे। इसे देखते हुए एस्तादो द इंडिसेस का अगला वायसराय बनाकर अल्बुकर्क को भेजा गया। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में यहाँ का पुर्तगाली साम्राज्य यानी एस्तादो द इंडिसेस का गवर्नर अपॉइंट हुआ। जब ये भारत आया तो इसने देखा कि यहाँ पर उसी का राज्य है जो यहाँ पे रूल कर रहा है, व्यापारियों की कोई इज्जत नहीं। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपना भागीदारी साम्राज्य में दिखाने की रुचि की और धीरे धीरे एक बड़ी सेना तैयार कर लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान, जो बीजापुर के राजा थे, उन यूसुफ आदिल शाह उनसे गोवा को छीना। और गोवा, आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी के बाद 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। चूंकि पुर्तगाल जो पुर्तगीज हैं उनका बहुत छोटा शहर है और उस छोटे शहर में, यानी कि कंट्री बहुत छोटा सा है, तो वहां पर सैनिकों का काफी अभाव था। तो अल्बुकर्क ने गोवा में वहां के सैनिकों को यहां के लोगों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? उसका कहना था कि सैनिक अगर यहां पे शादी कर ले, वहां शादी हो इससे मतलब नहीं, तो यहां उसका इमोशनल जुड़ाव होगा, तो एक तो वह बाहर जाने की जिद नहीं करेगा, यानी रिटर्न नहीं होगा, और दूसरा इमोशनल अटैचमेंट के कारण यहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और यही कारण है कि चतुर्थ वर्गीय यानी कि नीचे के अदने सिपाही वर्ग सबसे अधिक गोवा से निकले। यहां के सैनिकों को रुपयों से औरतों को खरीद कर भेजा जाता था। बहुत लंबी कहानी है। या स्थानीय गांवों से चुराकर, उठाकर औरतों को ले जाकर गोवा में बेच दिया जाता था। और वहां गोवा में सैनिकों द्वारा पॉपुलेशन बढ़ाया गया। आज अगर देखा जाए तो 90% जो अपने आप को कहते हैं कि वो उसके फादर पुर्तगीज हैं, वो सारे के सारे इंडियन ही हैं। अब क्या हुआ कि 1509 से 1529 तक था, उसी बीच ये नीनो डी कुन्हा ये धीरे धीरे गोवा को सेंट्रलाइज किया। और अल्बुकर्क के जाने के बाद इसने 1530 ईस्वी में गोवा को कैपिटल घोषित कर दिया। इससे पहले कैपिटल कोचीन हुआ करता था। तो पुर्तगालियों का पहला कैपिटल कहां था? कोचीन। और दूसरा कैपिटल क्या हो गया? गोवा। और तब से लेकर इसने
अब साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। तो सबसे पहले संथोमा को चुना, जो कि वर्तमान मद्रास के पास है, तमिलनाडु। फिर दीव को चुना, या काठियावाड़ में है, और फिर हुगली बंगाल में है। तो इस प्रकार ये चौतरफा भारत को अपने क्षेत्र में लाने, तो पूर्वी क्षेत्र जैसे में ये गुजरात का हिस्सा, क्योंकि उसका क्षेत्र तो यहीं तक सीमित था, तो और ये पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। इसने भरपूर प्रयास किया, लेकिन आपको बता दें कि इसके इस प्रयास से स्थानीय प्रशासक, जैसे में आपको अहमदनगर, बीजापुर, ये सारे सुल्तानों ने मिलकर पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए काम किया। आपको याद होगा कि शाहजहां ने पुर्तगाली बस्तियों को उजाड़ दिया था। स्थानीय लोकल लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि ये यूरोपियंस हमारे क्षेत्र में आकर हमें कब्जा करने लगेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। पुर्तगाली स्टेट की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अल्बुकर्क द्वारा 1510 में जब गवर्नर बना, तो उसने इस क्षेत्र को कब्जा करना चालू किया, और उसके सहयोगी धीरे धीरे इस साम्राज्य तथा व्यापारिक संतुलन को एक साथ बनाए रखना चाहते थे। उस समय मलक्का और हरमुज ये एशिया से ट्रेड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, बंदरगाह थे, जहां से वह आसानी से व्यापार करते थे। अल्बुकर्क को लगा कि यदि हम मसाले पर मोनोपोली बना ले, एकाधिकार कर ले, तो हम आसानी से यूरोपियन बाजार में भारतीय मसाले बेच सकते थे, और इसलिए उसने ईस्ट में व्यापार करने के लिए पुलिकट और कोचीन को चुना। यानी मसूलीपत्तनम और पुलिकट ये इंपॉर्टेंट रहे। बाद में दूसरे तरफ तमिलनाडु में स्थित नागपट्टनम में भी ये पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी एशियाई से ये व्यापार होता था। यूरोपियन कंट्री इस क्षेत्र से व्यापार करते थे, और यहां से पूर्वी देशों से व्यापार होता था। धीरे धीरे इनकी बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए, और खासकर हमने जब बताया कि इस क्षेत्र काठियावाड़, दमन और दीव पर जब उसने कब्जा किया इस क्षेत्र में, तो उस जगह महमूद बगेड़ा था गुजरात का शासक, और उसके संघर्ष के बाद इस क्षेत्र का कोस्टल पर उसने व्यापार करने में कामयाब हो गए। मुगल साम्राज्य के स्थापित होने में या मुगलों से संघर्ष करने में पूरा नॉर्थ भारत बेचैन था, जिसका फायदा इन्हें पूरी तरह से मिला। और हुमायूं, जहांगीर, अकबर तक तो कोई समस्या नहीं हुई। 1608 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, और उसने अपने दरबार में उपस्थिति बहुत अच्छी तरह से दर्ज की। बताया जाता है कि मुगल शासक जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दी और 400 जात का मनसब दे दिया कैप्टन हॉकिंस को। उसे वहां रहने के लिए जमीन भी दी आगरा में। 1615 में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रू आया, और इसने पुर्तगालियों के भरोसे को ये मुगलों के प्रति
समाप्त कर दिया और पुर्तगाली अपने फेवर को लूज कर गए। पुर्तगालियों का संघर्ष मुगलों से, मराठों से और विजयनगर, बहमनी, अहमदनगर सबसे हुआ। दक्षिण भारत की स्थिति ये थी कि पुर्तगाली भारत के पूर्वी कोस्टल में जमे रहे। इसमें इन्होंने न तो अंग्रेजों को बढ़ने दिया और न ही डच या डेन को। अंग्रेज आए भी तो इन्होंने बंगाल को बनाया। हालांकि बंगाल के हुगली जो जगह है, उस हुगली पर, चटगांव पर और सतगांव पर 1530 में उनका कब्जा हो चुका था, परंतु वहां से होने वाले व्यापार पर ये ध्यान नहीं देते थे। जब अंग्रेजों ने अपने हुगली को रास्ता बनाया और धीरे धीरे मुगलों के फेवर को अपने में कर लिया, इसी बीच शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों की बस्तियां उजाड़ दी और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है तो धीरे धीरे इन्होंने मित्रता बढ़ानी चालू कर दी, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ना कहीं फ्रांसीसी यदि भारत में आ जाते हैं तो उनका वर्चस्व को समाप्त कर देंगे। यही कारण है कि 1664 ईस्वी में 1664 में फ्रेंच आते हैं और उससे पहले 1661 में पोर्तुगीज प्रिंसेस ब्रिगांजा डी कैथरीन और अंग्रेज प्रिंस चार्ल्स सेकंड का विवाह 1661 में हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही इन दोनों का विवाह होता है तो इनके आपसी मतभेद भारत में समाप्त हो जाते हैं। न तो इनमें वो हस्तक्षेप करते न इसमें वो। और एक मुंबई, जिसे बॉम्बे पहले कहा जाता था, बॉम्बे को इसने दहेज में दे दिया, यानी ड्रॉरी में। और 1668 में 10 पाउंड, ओनली 10 पाउंड के कीमत पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राजकुमार किराए पर दे देते हैं। और 1668 के बाद धीरे धीरे पुर्तगाल सिमटते जाते हैं और उनका क्षेत्र मात्र भारत के कोस्टल एरिया यानी पश्चिमी तट गोवा तक सीमित रह जाता है। और ये आज़ादी के बाद 1961 तक ये रहते हैं, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा आरोप किए जाने पर यह बस्ती भारत का है और उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। तो इस प्रकार पुर्तगाली बस्तियां बहुत ताकत से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमाई रही। अंग्रेजों के आने या अंग्रेजी हुकूमत के दबाव या फ्रेंच के आने से पहले इनका शक्ति सीमित हो गया और धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हो